हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 या यूं कहें कि जनवरी 2025 को टारगेट करते हुए एसएसटी के कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो क्लास 7th की हिस्ट्री है उसका ये चैप्टर नंबर 7 है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एज यू ऑल नो कि पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो 2 साल में यानी कि 2023 और 2024 में उसी चैप्टर से पर्टिकुलर चैप्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं इन 2 सालों में, उन प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। हर चैप्टर से हमको 8 से 10 प्रश्न मिल जाते हैं। इस चैप्टर में 2 साल में 8 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और मैं दिखा दूं आपको किस तरीके से इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल 8 प्रश्न आएंगे, जिसमें अभिकथन है, कारण है, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। 6 फरवरी 2023 का प्रश्न है ये। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। अगला प्रश्न कहता है लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर के कपड़े से या कागज़ पर चिन्हित होते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न हमको मिले हैं और ये प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम लोगों की रहने वाली है। कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुगल सम्राटों, इस तरीके से ये स्टेटमेंट इसके दिए हुए हैं। और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह से प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं और जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। और जितनी भी क्लासेस हैं हमारी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। अगर आप अब देखना शुरू करें या जो लेट पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो क्लिक करके प्लेलिस्ट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से पूरी सारी वीडियोज आपके सामने सीक्वेंस से सामने आ जाएंगे। तो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण किस तरीके से हुआ, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे और बहुत बेहतरीन क्लास देखिएगा। कहता है लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। यानी कि जहाँ की जैसी बोलचाल की भाषा है उसके हिसाब से हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। अगर आपसे कोई व्यक्ति मिल जाता है और वो तमिल में बात कर रहा है या उड़िया जैसे उड़िया भाषा बोल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये उड़ीसा में रहता होगा। ठीक है, तो ये उसके बोलचाल के आधार पर हमने उसको क्या कह दिया, यानी कि उसको डिफाइन कर दिया कि हाँ ये व्यक्ति वहाँ का रहने वाला, उस क्षेत्र से संबंध रखने वाला हो सकता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, कुछ खास किस्म के वस्त्र, कुछ काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं, है ना, कि वहाँ की ये चीज़ बहुत फेमस है, आगरा का पेठा बहुत फेमस है। इस तरीके से कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं और अभी भी चली आ रही हैं। वही वो संस्कृति आज भी झलक रही है ना, वो पहनावा, वो खान पान, वो रहन सहन, वो लैंग्वेज आज भी दिखाई दे रही है जो युग युगांतर से चली आ रही है। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भी भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली भी हैं। ऐसा नहीं कि एज इट इज चली आ रही हैं, उनमें परिवर्तन भी हुआ है ना। कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं, कुछ पुरानी चीज़ें घटी हैं, इस तरीके से। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं, कंटिन्यू चेंजेस तो हो रहे हैं क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंजेस तो होना है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई। ये क्षेत्रीय जो संस्कृति है ये एक जटिल प्रक्रिया से डेवलप हुई। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जो स्थानीय परंपराएं हैं और अन्य भागों से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, उन्होंने अपने विचार दिए, दूसरे लोगों ने अपने विचार दिए, तो ये विचारों का आदान प्रदान हुआ। उससे एक दूसरे के बीच संबंध भी स्थापित हुआ और एक दूसरे को संपन्न भी बनाया इन चीज़ों ने। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं,
कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जो वो परंपराएं उनकी अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं जो पुराने रीति रिवाजों से निकली हुई हैं, और अब जब वो दूसरे क्षेत्रों में वो लोग गए तो वो उनके पुराने रीति रिवाजों ने एक नया रूप धारण कर लिया है। इसका मतलब है कि जहाँ जिस क्षेत्र में वो लोग गए, कुछ वहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति का इन रीति रिवाजों पर प्रभाव पड़ा, और अब ये कुछ नया कुछ पुराना ऐड होकर के एक मिक्सचर तैयार हो गया, तो इसने एक नया रूप ले लिया। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। यहाँ से हम जानेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण यानी एनालिसिस प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। महोदयपुरम का चेर राज्य जो है ये प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, ये 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। कब? 9वीं शताब्दी में। और संभवतः मलयालम भाषा जो है वो इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। किसने? शासकों ने। ठीक है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कि किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग जो सरकारी अभिलेखों में हुआ, उसमें मलयालम टॉप पे है, यानी मलयालम का पहला स्थान है। सबसे पहले उदाहरणों में मलयालम ही आती है, जो सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग हुआ इस भाषा का। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। केरल का मंदिर रंगमंच किस पर आधारित था? तो ये संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक रचनाएं थी वो 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। उनमें संस्कृत का जिक्र है, वो संस्कृत की ऋणी रही हैं। ये भी एक काफ़ी रोचक फैक्ट है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो लीला तिलकम है, ये 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है और मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा। लीला तिलकम क्या है? यह एक ग्रंथ है। किस शैली में लिखा गया था? ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 14वीं शताब्दी में। ठीक है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत भी करता है। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि कैसे केरल का जो मंदिर रंगमंच था वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था, और जो सरकारी अभिलेखों में अगर हम बात करें कि किसी क्षेत्र की भाषा का सबसे पहले प्रयोग हुआ तो वो मलयालम भाषा थी। और 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ था जिसका नाम था लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है। और लीला तिलकम जो ग्रंथ है ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। और वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है हीरा और मूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इमेज आपके सामने है। ये मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय की बात करेंगे। देखिए, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ? जो क्षेत्रीय संस्कृतियां थी वो क्षेत्रीय धार्मिक जो परंपराएं चली आ रही थी उनके माध्यम से वो डेवलप हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। पुरी क्या है? पुरी एक नगर है। ठीक है,
उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, ठीक है, पुरी जो उड़ीसा में जगन्नाथ का एक संप्रदाय है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है वो किसके माध्यम से बनाई जाती है? वो स्थानीय जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई जाती है आज तक, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। कौन? एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। इसीलिए आज भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आराध्य की मूर्ति स्वयं तैयार करते हैं, उनकी काष्ठ प्रतिमा आज भी बनाते हैं। यहाँ पे नीचे एक इमेज है आपके सामने, ये बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की छोटी मूर्तियाँ हैं, ठीक है। और तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की छोटी लघु का मतलब छोटी छोटी मूर्तियाँ आपके सामने हैं। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। अब यहाँ पे पॉइंट कहता है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। ये गंग वंश के थे, बहुत प्रतापी राजा थे, नाम इनका अनंत वर्मन था, जिन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। किस राजा ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित किया था? वो थे अनंग भीम तृतीय। 1230 में इन्होंने ये काम किया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप एक मंदिर देख पा रहे हैं, बहुत प्यारा सा मंदिर है। ये जगन्नाथ मंदिर पुरी है, ये जगन्नाथ मंदिर है पुरी में। कहाँ है? पुरी में, ओके। चलिए, कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर है, यानी कि जगन्नाथ जिसको आगे चल करके भगवान विष्णु का रूप दे दिया गया, ये वही मंदिर है, ठीक है। आइए अब इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी हो, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। चाहे मुगल हो, मराठे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जो भी हो, जिसने भी उड़ीसा को जीता उसने ये सोचा कि ये जो मंदिर है पहले हम इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। वहाँ की स्थानीय जनता ये मान लेगी कि अब तो इन्होंने मंदिर पर भी कब्जा कर लिया, अब रह ही क्या गया, तो क्यों ना हम इनके अधीन हो जाएं। ऐसा उनका विचार था कि अगर उड़ीसा को जीत लिया है तो पहले मंदिर को कब्जे में करो। आगे बढ़ेंगे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। किसको राजपूताना कहते थे? 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का ज़्यादा से ज़्यादा आज का राजस्थान जहां स्थित है उसको राजपूताना कहते थे। इतनी बात क्लियर होती है। इससे ये समझा जा सकता है कि वो एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की है। किसने प्रदान की है? राजपूतों ने। ऐसा माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को क्या किया है? एक विशेष संस्कृति प्रदान की है। ओके, ये संस्कृतियाँ, परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। ठीक है,
कहाँ से? लगभग 8वीं शताब्दी से आज आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर, जो आज का राजस्थान है उसके अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये बीकानेर के राजकुमार राज सिंह की इमेज आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये ऐसे सूरवीरों को के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। तो ये ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया हो। तो ये लोग बहादुरी से लड़ते लड़ते मर गए, तो उनके आदर्शों को ये अपने जीवन में उतार लेते थे। ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई, भले ही वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से वेल ट्रेंड चरण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। ये जो काव्य और गीत थे ये इन शूरवीरों की याद को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए, उनको याद करने के लिए, ताकि लोग भी उनको अपना आदर्श माने, उनके पदचिन्ह पर चलें, उनका अनुकरण करें, उनसे प्रेरणा लें, उनसे प्रोत्साहित हों। इसलिए ऐसे शूरवीरों की कहानियों को काव्य और गीत के माध्यम से संजो करके रखा गया। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं ये चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी कि विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। इतनी बात इसमें समझ में आई। यहाँ पे एक इमेज आपके सामने, ये मैप आप देख पा रहे हैं, मानचित्र। वो क्षेत्र जिनकी इस चैप्टर में चर्चा की गई है उन क्षेत्रों को इसमें दिखाया गया है। जैसे हम लोग पुरी उड़ीसा की बात करेंगे, उनको यहाँ पे दिखाया गया है ना। और यहाँ पे जैसे पश्चिम बंगाल है, कोलकाता है, ढाका है, लखनऊ है ना। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, इसमें हम राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर की बात हो ही रही है। केरल की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। वो राज्य जिनकी इसमें बात हो रही है इस चैप्टर में, उनको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इतनी बात हो गई। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कथक नृत्य की कहानी। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी आप लोग पढ़ेंगे। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। ये नृत्य शैली यानी कि कथक की बात हो रही है, उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक शब्द कहाँ से निकला है? कथा शब्द से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। ठीक है, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ठीक है, कथक जो है ये क्या थी? कथक एक जाति थी। किसकी जाति थी? तो कथक जो है ये मूल रूप से, ठीक है, मेनली मुख्य रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले जो थे उनकी एक जाति थी कथक। ठीक है, ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कब की बात है? बात ये 15वीं 16वीं शताब्दी की है। ठीक है, इस समय में जो कथक था
वो एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लग गया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कि कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो अब यहाँ पे मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। कहाँ प्रस्तुत किया जाता था? राज दरबार में, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वो एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं यानी कि दो घरानों में फला फूला, एक तो राजस्थान जयपुर के दरबार में और दूसरा लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये एक प्रमुख कला के रूप में उभर करके सामने आया। कौन? कथक। ठीक है, ये दो घरानों में ज़्यादा विकसित हुआ, एक तो राजस्थान जयपुर, दूसरा लखनऊ। 1850 से 1875 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया है। कौन? कथक नृत्य। ठीक है, इसकी प्रस्तुति में क्या होता है? देखिए, इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट और द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। यहाँ पे पसंद किया कि नापसंद किया, सिर्फ इतना ना हटा देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने क्या किया? इसको हटा दिया, यानी कि नापसंद किया। फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता मिल गई। तो ये थी कहानी कथक की। अब यहाँ पे क्या है कि ये हम पढ़ रहे थे, इसमें देखिए चित्र आप देख पा रहे हैं। नृत्य की कक्षा, लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो। ये क्या है? ये नृत्य की कक्षा यहाँ पे चल रही है और वो इमेज आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब अगली हेडिंग है हमारी शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो है यहाँ पे ये कुछ खास पढ़ने वाला इसमें है नहीं, हमने पहले ही चेक कर लिया है। और कथक नृत्यांगनाएं एक दरबारी चित्र। ये कौन है? ये कथक नृत्यांगनाएं जो हैं उनका चित्र आपके सामने है। और देखिए कुछ यहाँ पे नृत्य शैली हैं जो अपने राज्य से जुड़ी हुई हैं। नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कथकली केरल का हो गया, ओडिसी उड़ीसा का नृत्य शैली है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर की जो है नृत्य शैली है। तो इनको आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, लास्ट में करवाएंगे। संरक्षकों के लिए चित्रकला यानी कि लघु चित्रों की परंपरा। एक चित्र और आप नीचे देख पा रहे हैं, चित्र नंबर 7। शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर, मुगल लघु चित्र यहाँ पे दिया गया है। अकबर मुगल जो हैं, अकबर तो वो भी तो मुगल ही थे। ठीक है, तो इनका एक इमेज यहाँ पे सामने है। शिकार के दौरान आराम कर रहे हैं अकबर। इसमें देखिए ये शिकार हो रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहीं बैठे हैं कहीं। ठीक है, और ये बैठे हैं। ठीक है, बाकी सेना इनके चारों तरफ इधर उधर सब खड़े हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ इधर हाथी लेके खड़े हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे, ये आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम संरक्षकों के लिए चित्रकला यानी कि लघु चित्रों की परंपरा यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वो थी लघु चित्रों की परंपरा, छोटे छोटे चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, लघु का मतलब छोटा, चित्र का मतलब चित्र। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से, इंग्लिश में कहेंगे वाटर कलर से, कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लघु चित्र होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं। इन्हें आमतौर पर जल रंगों से, वाटर कलर से, कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। यानी कि जो जैन ग्रंथ थे उनको चित्र सहित बनाने के लिए उनको प्रयोग किया गया, उनमें कुछ चित्र भी डाले गए। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर
और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित किया करते थे। और ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। दरबार के दृश्य कैसे हैं, लड़ाई कैसी चल रही है, शिकार किस तरीके से होता है, ऐसे चित्र उसमें बनाए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, एक राजा ने दूसरे राजा को उपहार के तौर पर चित्र दे दिया, इस तरीके से। और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों के द्वारा ही देखे जा सकते थे। आम जनता इसको नहीं देख सकती थी, सब लोग नहीं देख सकते थे। जो बादशाह है या जिसके कुछ घनिष्ठ लोग हैं वही देख सकते थे, या जो खास मंत्री हैं उनके वो देख सकते थे। आगे बढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़ करके चले गए और जा करके जो नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्य दरबार थे वहाँ वो चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। ठीक है, मुगल उदाहरण जो यानी कि जो उनकी इमेज वगैरह, जो पिक्चर्स वगैरह मिली, उनका अनुसरण करते हुए शासकों उनके दरबारों का दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा, बराबर चलता रहा। ये इमेज तो हो गई। अब नीचे एक इमेज और है, ये है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है महाराणा राम सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं हाथी के ऊपर और होली खेल रहे हैं। इमेज आपने देख ली, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो अब आगे पॉइंट कहता है कि ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका, ये एक अन्य क्षेत्र था। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया। किसका? इस क्षेत्र में लघु चित्रकला, छोटी चित्रकला की एक साहसपूर्ण भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसोहली शैली कहा गया। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त रसमंजरी। ठीक है, ये बात कहाँ की हो रही है सर? ये बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का एक इलाका था, वहाँ की बात हो रही है। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में क्या हुआ, कुछ एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहा गया। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी उसका नाम था भानुदत्त रसमंजरी। ठीक है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार थे वो मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर क्या कर गए? पलायन कर गए। ठीक है, उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, उन्हें आश्रय देने वाले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। कौन सी शैली? कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठीक है, उनको प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? जो वहाँ की उनकी वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कांगड़ा शैली की विशेषता ये थी कि इसमें ठंडे नीले और हरे रंग तथा कोमल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और ये इसकी विशेषता थी। याद रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित किया करते थे। ऐसा नहीं कि जो बहुत अच्छे पेंटर हैं, चित्रकार हैं, वही पेंटिंग बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो साधारण स्त्री पुरुष थे वो भी बर्तन, दीवार, कपड़ों पर अपनी कला दिखा रहे हैं, जैसे आजकल लोग अपनी प्रतिभा को इंटरनेट पर दिखा रहे हैं। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे,
जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। वेरी गुड, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज रह गई, ये पिक्चर आप देख रहे हैं सामने, कृष्ण, राधा और उसकी सखियाँ पहाड़ी पर हैं। ये कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, उनकी सखियाँ हैं, सब यहाँ पे एक पहाड़ी पर क्या है, अपने जो भी रासलीला है वो कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं। चलिए अब बंगाल चलते हैं, बंगाल पर नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। ठीक है, पहले तो चित्र 10 देख लीजिए। सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पन्ना आपके सामने है, एक पृष्ठ आपके सामने है। सबसे पहली बंगाली रामायण का तालपत्र की पांडुलिपि आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बंगाल। चलिए हम पहुंच गए हैं बंगाल। देखिए, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, शुरुआत में ही हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं कि वहाँ पे जो भाषा बोली जा रही है उसके आधार पर जो है हम वहाँ के क्षेत्रों के नाम जो है वो निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, अक्सर क्षेत्रों के नाम जो हैं वो वहाँ के निवासियों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसके हिसाब से निर्धारित कर देते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे, तभी उनको हमने बंगाली कह दिया, है ना। किंतु ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। ये माना जाता है जो बंगाली है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग की अगर बात करें तो संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, आइए आगे समझते हैं। देखिए, ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी कि दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। ईसा पूर्व लगभग चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच, किसके बीच, बंगाल और मगध यानी कि दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। कब की बात है ये, लगभग चौथी तीसरी शताब्दी से, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। जब संबंध स्थापित होने लगे तो संस्कृत का प्रभाव बढ़ा होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। जब उन्होंने वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ कि वहां सांस्कृतिक प्रभाव और ज़्यादा प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसोंग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र यानी सब जगह संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। कब, 8वीं शताब्दी से। ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। कब से कब तक, 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर क्या रहा, सुल्तानों का शासन, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, फ्री थे। इन दिल्ली के शासकों का इन पर कोई भी अधिकार नहीं था। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया, अकबर ने बंगाल को कब जीता, 1586 में, तो उसे सूबा माना जाने लगा। उसमें प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में डेवलप हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। ये साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, बंगाली का उद्भव किससे हुआ है, संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो अलग अलग जगह से, ठीक है, इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। आगे अगर हम बात करें
तो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बंगाली के जो प्रारंभिक साहित्य हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, दूसरी उससे बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है। ठीक है, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, वह है मंगल काव्य। ठीक है, तो महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ इसमें शामिल हैं। जो चैतन्य देव हैं ये गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता थे, श्री चैतन्य देव। ठीक है, अब ये तो पहली श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी की अगर हम बात करें तो दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत, ये सभी सेकंड श्रेणी में इंक्लूड हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जैसे कि इसमें कुछ अन्य नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत हो गए, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ हो गई। वही मैनामती गोपीचंद्र धर्म ठाकुर यहाँ हैं। ये देखिए, नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं क्या करते थे। ठीक है, और धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं। धर्म ठाकुर कौन है? एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ओके, इतनी बात हो गई। इस पॉइंट में इतना ही, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, पॉइंट कहता है कि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल था। पहले ग्रंथों का जो काल है, पहले ग्रंथों का जो समय है, उसका निर्णय करना सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनसे यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। इसलिए उसलिए जो पहली श्रेणी के ग्रंथ हैं उनका काल इसीलिए निर्णय करना सरल हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारी पांडुलिपियाँ मिली हैं जिनमें इसका जिक्र है, समय का जिक्र है ना, इसलिए उनका समय निर्णय करना सरल हो जाता है। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी। ठीक है, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कही सुनी जाती थी, उनका लिखित में दस्तावेज नहीं मिल रहा है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत थोड़ा कम था। अब यहाँ से हम पीर और मंदिर की बात करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, थ्योरी है, पढ़नी तो पड़ेगी। ठीक है, चलिए पीर और मंदिर की बात यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। देखिए, 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। कब की बात है? 16वीं शताब्दी से लोगों ने क्या किया, पश्चिम बंगाल में जो कम उपजाऊ ज़मीन थी उसको छोड़ दिया तथा दक्षिण पूर्वी बंगाल के जो जंगली और जो दलदली इलाके थे उनमें प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ और स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए, क्योंकि वो अब धीरे धीरे खेती करने लगे थे। ठीक है, और इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। ठीक है, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी कि धार्मिक रूपांतरण हो जाएगा। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे कि ये जो अस्थिर परिस्थितियाँ हैं, जो स्थिर नहीं हैं, इनमें रहने के लिए कुछ व्यवस्था तो चाहिए। ये सुख सुविधाएं और आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता टीचर्स और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे, शिक्षकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी तो ऐसा समझा जाता था
कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। क्या कहा करते थे? पीर कहा करते थे। पीर जो है ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ध्यान रखिएगा, पीर फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, मतलब इसका होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक, यानी कि अध्यात्म की रास्ता दिखाने वाला, ईश्वर तक पहुंचाने वाला। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या कहा करते थे? पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। समझिए पॉइंट को। इस पीर श्रेणी में क्या था? संत या सूफी और अन्य जो धार्मिक महानुभाव हुआ करते थे, साहसी उपनिवेशी हो गए, देवत्व प्राप्त सैनिक या योद्धा हो गए, विभिन्न अलग अलग प्रकार के हिंदू और बौद्ध देवी देवता हो गए, ये सभी जीवात्माएं इसमें शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में हर जगह पाई जाती हैं। बंगाल में, अच्छा यहाँ पे जो वर्ड आया है जीवात्मा या जीववाद, जीववाद का मतलब ये होता है, जीववाद ये मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, इसी को जीववाद कहते हैं। इसका मतलब जीववाद, जीववाद का मतलब होता है ये मान लेना कि पेड़ पौधे और जो जड़ वस्तुएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, इन सब में जीवात्मा है। ठीक है, तो हर जगह क्या हुआ? बंगाल में मज़ारें पाई गई। ठीक है, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर के समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे और इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। किसके माध्यम से? इन मंदिरों के माध्यम से अपना भक्ति भाव दिखाना चाहते थे। ठीक है, प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी कि तेली, कंसारी यानी कि घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बन पाए थे। ओके, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ भी उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। क्या कर दी? अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, उनको ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ठीक है, और इन मंदिरों की शक्ल या जो आकृति है वो बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला का मतलब होता है दो छतों वाली, या चौचाला यानी कि 4 छतों वाली होती थी। ठीक है, इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव भी हुआ। कुछ बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। अभी ऊपर दिखाएंगे आपको इमेज में। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पे एक इमेज ये आप देख पा रहे हैं, यह है गोपियों के साथ कृष्ण श्याम सुंदर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया, विष्णुपुर की बात हो रही है। यहाँ पे ये कृष्ण जी हैं जो अपनी गोपियों के साथ में नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मंदिर है, देखिए एक तो है बाएं यानी कि जो है आप ये 2 चाला छप्पर आप अभी पढ़ रहे थे, इसे कहते हैं 2 चाला छप्पर। ठीक है,
इस तरीके से तिर्यक रेखा के रूप में इसको छाया जाता है। और झोपड़ी है ये, और इधर चौचाला मंदिर है। ये क्या है? ये चौचाला मंदिर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। वेरी गुड। चौचाला यानी कि 4 छतों वाला मंदिर। अब देखिए यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। वेरी गुड। अब यहाँ से मछली भोजन के रूप में कैसे आई, आइए उसको समझते हैं। देखिए मछली भोजन के रूप में अगर बात करें तो परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। यानी कि जो भी उस जगह पे खाने वाली चीज़ें उपलब्ध हैं उसी तौर पर जो है व्यक्ति की खाने से संबंधित आदतें भी बन जाती हैं। जैसी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, है ना। जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जहाँ पे चावल ज़्यादा पैदा हो रहा है वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, जहाँ गेहूँ बाजरा वगैरह ज़्यादा पैदा हो रहा है वहाँ के लोग बाजरा खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुत अधिक होती है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है, क्योंकि मछलियाँ वहाँ मिल जाती हैं और धान की फसल अच्छी होती है, तो धान यानी कि चावल और मछली जो है ये वहाँ का बढ़िया भोजन हो गया। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। अच्छा, ब्राह्मणों को क्या था कि सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मण के लिए इस निषेध में थोड़ी ढील दे दी। ठीक है। और बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। बृहद्धर्म जो पुराण है ये एक संस्कृत ग्रंथ है और बंगाल में रचित है, 13वीं शताब्दी का है। इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। यहाँ पे एक इमेज आपके सामने है, प्यारी सी ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, और इसमें कहा गया है घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हाथ में क्या है? ये हाथ में इनके इस जो है मछली है। तो इस तरीके से चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए 8 प्रश्न हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। प्रश्न कहता है, देखिएगा और प्यारे दोस्तों, ये जो क्लासेस होती हैं हमारी, ये जो भी आपके दोस्तों SST वाले जो सीटेट देना चाह रहे हो, जिनका सीटेट क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, और SST उनका सब्जेक्ट रहा हो, तो ये उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि इस तरीके की क्लासेस आपको कोई नहीं कराएगा कि हर एक चैप्टर को पढ़ाए फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न आपको करवाएं। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। जो पढ़ रहे हैं वो छोड़े नहीं, जो जिनको अभी तक जानकारी नहीं है वहाँ तक ज़रूर शेयर करें। निम्नलिखित कथन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन ए और आर पर विचार करें। ठीक है, ए कहता है स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पुरी यानी कि उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। ये तो कह रहा है स्टेटमेंट। दूसरा कारण कह रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, आइए देखते हैं। जो पहला स्टेटमेंट था हमारा वो यहाँ पे है कि जो है कह रहा है कि स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पुरी यानी कि उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। थोड़ा इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, यानी कि जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो है वो स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। वेरी गुड, जो ए स्टेटमेंट है वो राइट हो गया। दूसरा कह रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो यहाँ पे देखिए, जो जगन्नाथ है वो स्थानीय देवता थे, ठीक है, और आगे चलकर उनको विष्णु का रूप माना गया। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनकी काष्ठ प्रतिमा बनाते हैं। ठीक है, जिसका ये तात्पर्य निकलता है
कि वो स्थानीय देवता थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखी है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि के बाद ये जो लाइन लिखी है ये इसको एक्सप्लेन करने का काम कर रही है, इसकी व्याख्या कर रही। तो हम इसमें राइट करेंगे ए और आर, यानी कि ए था और यहाँ से आर था। ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पे जो आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ओके। दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं, ए भी सही है, आर भी सही है। और अब इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ लेंगे हम, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। इस तरीके से ऑप्शन ए इज़ द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है ए बी सी कथन को देखें और सही उत्तर चुनें। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज़ पर चिन्हित किए जाते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। इसमें कौन सही है? ए सही है, बी सही है, कौन गलत है? आइए देखते हैं। जो ऑप्शन हम पढ़ रहे थे उसमें पहली लाइन क्या थी? पहले दोस्तों पहली लाइन थी कि जो लघु चित्र होते हैं ये छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। ये ऑप्शन ए था तो बस इतना ही था और वो भी हो जाता है राइट। आगे कह रहा था कि जो लघु चित्र हैं ये आम तौर पर जल रंगों से, ठीक है, वहाँ पे लिखा था वाटर कलर से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किए जाते हैं, यानी कि और या फिर इसको कह सकते हैं चिन्हित किए जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। कागज़ पर चित्रित किए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन भी हमारा हो गया राइट। सी कह रहा था कि प्राचीनतम लघु चित्र जो है ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे या लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। तो सी भी ऑप्शन हमारा हो जाता है राइट। ओके, इस तरीके से इस प्रश्न में ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तीनों जब ऑप्शन सही हो जाते हैं तो फिर हम किसके साथ में जाएंगे? ए बी और सी सभी सही हैं। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कौन किस क्षेत्रीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है ये हमें बताना है। महोदयपुरम किससे जुड़ा है? महोदयपुरम। फिर अनंत वर्मन किस क्षेत्रीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है? इधर उड़ीसा केरल है। फिर यहाँ पे इधर मंगल काव्य, उधर कांगड़ा है, फिर बसोहली और बंगाल है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए यहाँ पे दो पार्ट में ये हो गया है, मैच करते बनेगा नहीं, तो हमने इसको क्या किया, आपकी सुविधा के लिए हमने इनको लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। महोदयपुरम किस क्षेत्रीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है? जो प्रश्न था उसमें पहला ऑप्शन था हमारा महोदयपुरम। महोदयपुरम जो है वो किससे जुड़ा है? केरल से, उड़ीसा से या कांगड़ा से या बंगाल से? तो देखिए महोदयपुरम जो है वो केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। क्या? महोदयपुरम का चेर राज्य। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। तो महोदयपुरम जो है वो केरल के साथ में हमारा चला जाएगा। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, हम लास्ट में अभी सॉल्व करेंगे। दूसरा ऑप्शन था हमारा अनंत वर्मन। दूसरा क्या था? दूसरा था अनंत वर्मन। वो यहाँ पे हमको मिलेगा, ये देखिए, ये रहा अनंत वर्मन। सेकंड ऑप्शन था हमारा राजा अनंत वर्मन। ठीक है, गंग वंश के अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में, तो अनंत वर्मन जो है वो उड़ीसा जो ऑप्शन था उसके साथ में चला जाएगा, क्योंकि पुरी कहाँ का नगर है? उड़ीसा का है। तो पुरी में, यानी कि उड़ीसा राज्य में पुरी नगर में, ठीक है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का इन्होंने निश्चय किया। तो अनंत वर्मन जो है वो उड़ीसा के साथ में चला जाएगा। पुरी लिखा है, वहाँ पे उड़ीसा कर दिया आपको भ्रमित करने के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा बसोहली। देखिए बसोहली भी एक शैली है और सामने उसके दिया था कांगड़ा, वो भी एक शैली है। हमने यहीं पे पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में, जो कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी, इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसोहली शैली कहा जाता है। और फिर यहीं पे आगे हमने बात की कि यहाँ देखिए बाद में एक और शैली विकसित हुई चित्रकारी की, जो कांगड़ा शैली है। तो बसोहली जो ऑप्शन है वो कांगड़ा के साथ में चला जाएगा।
फिर एक ऑप्शन और था चौथा हमारा, जो था मंगल काव्य वाला। तो मंगल काव्य वाला जो ऑप्शन है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? बंगाल से। तो मंगल काव्य जो है वो बंगाल के साथ में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने लिख लिया होगा तो आप आसानी से इसको टिक कर पाएंगे। महोदयपुरम जो है वो केरल से जुड़ा हुआ है। अनंत वर्मन जो है वो पुरी था, पुरी का मतलब है उड़ीसा के साथ में चला जाएगा। मंगल काव्य अभी आपने पढ़ा, मंगल काव्य आपका बंगाली के साथ में चला जाएगा। बस होली भी एक शैली है, कांगड़ा भी शैली है, तो ये इस तरीके से मैच हो जाएगा। ठीक है, ओके, आंसर हमारा इसी तरीके से राइट हो जाता है। चाहो तो आप इसमें टिक कर लो, यहाँ पे आकर के टिक कर लो इसमें। ठीक है, ये डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला कहता है, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथक के संबंध में पहला स्टेटमेंट कह रहा है, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के दरबार में, राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। 15वीं 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। 19-20वीं कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आइए तीनों पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कौन सही है कौन गलत। तो ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे थे इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। पहला ऑप्शन यहाँ से है, मुग़ल बादशाह कहिए या मुग़ल सम्राट कहिए। तो मुग़ल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला था। सेकंड कह रहा था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ऊपर, ये रहा, ये लिखा यहाँ पे कि 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। ठीक है, ऑप्शन में ये था कि 15वीं और 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। ये हमारा सेकंड ऑप्शन था। ठीक है, सेकंड भी राइट हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दी में, ठीक है, वो हमें आगे ऑप्शन यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखिए यहीं पे पढ़ा था हमने, ये रहा, कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद कर दिया, जबकि ऑप्शन में कह रहा था कि पसंद कर दिया। इसलिए ये जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा कट जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी क्लियर है, और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है यह भी क्लियर है। थर्ड ऑप्शन मैंने जब पढ़ा रहा था तब भी आपसे कह रहा था कि पसंद की जगह नापसंद कर देगा, आप भ्रमित हो जाएंगे। तो उन्होंने नापसंद किया था, पसंद नहीं किया था, इसलिए ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही राइट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी। इसमें कौन ऑप्शन सही है कौन गलत है? तो प्रश्न कह रहा था कि 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में हमको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा था कि यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। दूसरा कह रहा था यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। तो ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं। इसका मतलब ये एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। ठीक है, कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहाँ की ये स्थानीय परंपरा है। तो ये ऑप्शन और यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन दोनों ही हमारे राइट हो जाएंगे। तो इसमें हमारा ए और बी दोनों ही सही हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? उर्दू, अंग्रेजी, मलयालम या फिर पंजाबी का? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, यानी कि ये क्षेत्रीय भाषा थी। ठीक है, शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है, यानी कि ये भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में पहली बार प्रयोग हुई। ठीक है,
सरकारी अभिलेखों में। तो मलयालम जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है वो राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मलयालम इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। कथन ए और बी को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। कहता है ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी। बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। ठीक है, विकल्प कह रहा है कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर मिलेगा ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगी। सेकंड कह रहा था बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली को खाने की अनुमति दे दी। यानी कि ए और बी दोनों राइट हैं। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा इसमें? इसमें राइट हो जाएगा ए और बी दोनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और आप बताएंगे कि जो है कि क्लास कैसी रही। आपके कमेंट का दिल से स्वागत रहेगा और अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके शेयर कीजिए। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वीडियो के पीछे, इस प्रकार के वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। खाली थ्योरी पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। जो चैप्टर वाइज प्रश्न ढूंढे जाते हैं PYQ से, मेहनत उसमें लगती है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कहता है सूची 1 में दी गई नृत्य शैलियों का सूची B में उनसे संबंधित राज्यों में मिलान करें। कौन सी नृत्य शैली किस राज्य की है? देखिए, आइए समझते हैं इसको। चलिए, हमने आपको बताया था कि इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतनाट्यम कहाँ की नृत्य शैली है? तमिलनाडु की। ठीक है, कथकली कहाँ की है? केरल की है। अगला ऑप्शन था उसमें कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर की है। ओडिसी उड़ीसा की है। अब इनको देख करके मिला दीजिए। चलिए मैच करते हैं भाई। भारतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु। तो भारतनाट्यम को तमिलनाडु से मिला दिया हमने। दूसरा ऑप्शन है कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली जो है ये केरल से मैच कर जाएगा। तीसरा, उसके बाद मान लीजिए हमको यक्षगणम पता ही नहीं है, कुचिपुड़ी हमने अभी पढ़ा है, तो कुचिपुड़ी को हम किससे मिला देंगे? आंध्र प्रदेश से मिला देंगे भाई। कुचिपुड़ी को हम आंध्र प्रदेश से मिला देंगे। इधर बच्चा है यक्षगणम और इधर हमारे दो बच गए, कर्नाटक और मणिपुर। अगर यहाँ पे मणिपुरी होता, अगर यहाँ पे मणिपुरी होता तो उसको हम मिला देते मणिपुर से। अब एक बच रहा है कर्नाटक। ठीक है, क्योंकि मणिपुर तो हमने पढ़ा था, कर्नाटक मान लीजिए यक्षगणम हमने पढ़ा ही नहीं, हमको आता ही नहीं, तो एक जो बचा है उससे उसको मिला दो, आपका प्रश्न 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कर लिया करो। तो इस तरीके से क्लास हुई कंप्लीट। प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का दिल से स्वागत रहेगा। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। क्लासेज कंटिन्यू हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।